नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं ज्योतिका। तो आइए फिर शुरू करते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शिमला में किया जा रहा है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रथम सम्मेलन का आयोजन भी शिमला में 1921 में किया गया था। गुरु पर्व से पहले केंद्र सरकार ने सिख समुदाय के लिए विशेष सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का आज से संचालन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थ यात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। ये निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार के श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने के फैसले से पूरे देश में खुशी आएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दुनिया भर में बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगत पूरी तरह श्रद्धा और उत्साह से प्रकाश पर्व मना सकेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम मोदी और गृह मंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला हजारों भक्तों को गुरु पर्व पर गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थल में पूजा करने का अवसर प्रदान करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी किले के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई नई पहलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पंजाब और हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज हरियाणा में भिवानी के सूई में सार्वजनिक सुविधा केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। सूई गांव को महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज बेंगलुरु टेक समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और बीटी विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ कर देश क्षेत्र के लोगों को घंटों के सफर और जाम से निजात दिलाने का बड़ा तोहफा दिया। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन नमूना है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ से बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे संपर्क को गति देने के साथ साथ रोजगार के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। विकास यात्रा में पूर्वांचल को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास नहीं वहीं तक सीमित था जहां उनका घर था, लेकिन आज जितनी पश्चिम की पूछ है उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा और कहा कि सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा का अपमान हुआ था। परिवारवादी लोगों ने उनका जितना अपमान किया वो यूपी के लोग कभी भूल नहीं सकते। दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा और यूपी की आकांक्षाओं को कुचला जाता रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों की इस बात के लिए भी सराहना करेंगे कि उन्होंने भारत में बनी वैक्सीन के खिलाफ किसी भी राजनीतिक अप्रचार को टिकने नहीं दिया। यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य से, उनके जीवन से खिलवाड़ की साजिश को उत्तर प्रदेश के लोगों ने परास्त कर दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद से जिस विकास को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश वंचित था, ये एक्सप्रेसवे उसके विकास की नई रूपरेखा स्थापित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का हिस्सा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महज आवाजाही के लिए ही नहीं, दुश्मन और दुश्वारियों से जंग में जीत का भी एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में बनी 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी जरूरत के समय में कितनी कारगर होगी, इसका सबूत भी दुनिया ने देखा, जबकि भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस परिवहन विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस परिवहन विमान में सवार थे। प्रधानमंत्री के विमान ने जैसे ही हवाई पट्टी को छुआ तो इसे एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के तौर पर माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। पहले लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के CAG परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। CAG संस्था की ऐतिहासिक शुरुआत और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के इसके योगदान को रेखांकित करने के लिए लेखा परीक्षा दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CAG परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेखा परीक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CAG को बहुत बड़ी विरासत बताया। पीएम मोदी ने कहा, CAG के पास हर पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अभियान में CAG और दूसरी संस्थाओं को भागीदार बनना है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी काफी खराब रही है। PM 21वीं सदी में इतिहास भी डेटा के जरिए देखा और समझा जाएगा, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक केंद्र आज सुप्रीम कोर्ट में एक्शन प्लान भी पेश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को केंद्र की दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच एक आपात बैठक हुई। इसमें कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, NCR राज्यों और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। केंद्रीय अधिकारियों ने पर्यावरण भवन से बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस बैठक के नतीजों के आधार पर प्रदूषण से लड़ने की कार्य योजना तैयार कर केंद्र को उसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना है। वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के रेड लाइट्स ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 15 दिनों के लिए और बढ़ाने का फैसला किया गया है और ये अब 3 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्थायी निदान के लिए नियोजित प्रयास की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने परिवहन के सार्वजनिक साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किए जाने और पराली न जलाने के लिए किसानों से संवाद करने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दूसरे दिन कोविड-19 महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में अनियमितता को दूर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। बैठक के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध तरीके से ऋण के प्रवाह पर केंद्रित चर्चा होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चला रहे हैं।
केंद्रीय पशुपालन और मछली पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि उनका मंत्रालय मछली पालन को लोकप्रिय बनाने के काफी प्रयास कर रहा है। पुरुषोत्तम रुपाला ने कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करते हुए कहा कि विदेशों में भारत के मुकाबले बेहतर काम हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित साइकिल रैली में हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक पंडाल का भी उद्घाटन किया। कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 113 करोड़ 72 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं कल 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 21 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और वहीं 46 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.27% है। सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 1,30,793 है, जो पिछले 525 दिनों में सबसे कम है। सुप्रीम कोर्ट आज लखीमपुर खीरी हिंसा की एसआईटी जांच के लिए अपनी पसंद के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर एक आदेश पारित करेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आज पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को राज्य की सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव जल्द से जल्द कराने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि इडुक्की जिले में एक अदालत परिसर के निर्माण के लिए 1997 में लाया गया प्रस्ताव राज्य में लाल फीताशाही नियमों के कारण दयनीय स्थिति को दर्शाता है। केरल उच्च न्यायालय ने केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी सिबी मैथ्यूज को दी गई अग्रिम जमानत पर निचली अदालत द्वारा निर्धारित 60 दिन की समय सीमा रद्द कर दी। मैथ्यूज इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1994 के एक जासूसी मामले में कथित तौर पर झूठे तरीके से फंसाने के लिए सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार में थोड़े समय के लिए हर्बल हुक्कों के उपयोग की मंगलवार को अनुमति दे दी और कहा कि आजीविका की कीमत पर कोविड-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत ने पिछले 7 वर्षों में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है और सरकार द्वारा प्रमुख संरचनात्मक सुधारों की वजह से आने वाले वर्षों में भी ये प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महामारी की मार झेल चुकी अर्थव्यवस्था के सभी मानक आर्थिक पुनरुद्धार के मजबूत होने की तरफ संकेत दे रही हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि निवेश का माहौल सुधरने पर बैंकों को भी निवेश के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष से निवेश चक्र में तेजी आने की उम्मीद जताई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और इसमें आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों या NBFC को 6 महीने के भीतर एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ये उनके आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के ऊपर निगरानी रखने का काम करेगा। अक्टूबर में भारत का निर्यात 43% बढ़कर 35.65 अरब डॉलर हो गया। अक्टूबर में आयात 62.51% बढ़कर 55.37 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार नवंबर महीने के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 19.73 बिलियन डॉलर हो गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने बिजली क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई नीलामी योजना के तहत
अप्रैल सितंबर में 173.4 लाख टन कोयला आवंटित किया, जो सालाना आधार पर 72.1% अधिक है। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा निर्देश में थर्मल उत्पादन कंपनियों को खुली बोरियों द्वारा डेवलपर्स के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और मौजूदा पीपीए के अंतर्गत उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति करने का प्रावधान रखा गया है। पावर ग्रिड ने असम के न्यू मरियानी सबस्टेशन को पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत अन्य संबंध खंडों में अपग्रेड किया है। अब ये ऊपरी असम का पहला 400 केवी सबस्टेशन बन चुका है, जो ऊपरी असम, नागालैंड, मणिपुर और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए एक प्रमुख स्टेशन के रूप में काम करेगा। दूरसंचार विभाग के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष के राजारमन ने दूरसंचार उत्पाद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल पर निर्माता, विक्रेता और अन्य हितधारक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायतों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। युगांडा की राजधानी में हुई विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई कारें भी जलकर खाक हो गई। सेंट्रल पुलिस स्टेशन के नजदीक हुई विस्फोट के बाद सेना और खोजी कुत्तों को तैनात किया गया है। संसद को भी खाली कराया गया है। युगांडा में हुए धमाकों में कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं। इस्लामिक स्टेट ने ली धमाकों की जिम्मेदारी। पुलिस ने कहा कि खुफिया संकेत मिले हैं कि ये धमाके इस्लामिक स्टेट से जुड़े एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने किए हैं। दुनिया भर के देशों को कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 25 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 51,29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। अब तक 4 करोड़ 81 लाख अमेरिकी संक्रमित हो चुके हैं और 7,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड के खिलाफ बिना टीकाकरण वाले लोगों पर लॉकडाउन मानवाधिकारों को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से बिना वैक्सीन की खुराक लिए लोगों पर लॉकडाउन लागू करने में सावधानी बरतने की अपील की है। अमेरिका दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा है कि वे अपनी कोविड रोधी दवा के लिए अमेरिकी सरकार से मंजूरी देने की मांग कर रही है। कंपनी ने दावा किया है कि ये दवा गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की संभावना को 89% तक कम कर देती है। सोबेराना प्लस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने के लिए इटली के दर्जनों वॉलंटियर हवाना पहुंचे। वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने आए लोगों को ला प्राडेरा स्वास्थ्य केंद्र में टीके की खुराक दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली के 35 नागरिकों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। क्यूबा में 12 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को देश में प्रवेश करने के लिए केवल टीकाकरण का प्रमाण पत्र या हाल ही में हुआ RT-PCR रिपोर्ट्स ले जाना होगा। क्यूबा ने अपनी 65% आबादी का टीकाकरण कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने वैक्सीन से हुए साइड इफेक्ट्स के लिए मुआवजे की मांग की है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन से उनको दुर्लभ साइड इफेक्ट हुए और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इससे उनकी आय पर भी फर्क पड़ा। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर तंबाकू का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 2020 में 1.30 बिलियन हो गई है, जो 2015 में 1.32 बिलियन थी। WHO ने कहा है कि ये संख्या 2025 तक घटकर 1.27 बिलियन होने की उम्मीद है। बेलारूस का कहना है कि उस पर शरणार्थी संकट खड़ा करने के आरोप निराधार हैं। इस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया में नागरिकों की मानवीय सहायता और सुरक्षा के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। एक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने सशस्त्र बलों की संयुक्त कमान का एक नया प्रमुख नियुक्त किया है। इससे पहले पूर्व प्रमुख ने जेल में हुए दंगों और दर्जनों कैदियों के मारे जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। आपराधिक समूहों के बीच जेल में झड़प में 68 कैदी मारे गए और 25 घायल हो गए थे। अक्टूबर 2020 में नाइजीरिया के लागोस में हुई विरोध प्रदर्शन पर एक लीक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि नाइजीरिया सेना ने टोल गेट प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर 5 राउंड लाइव फायर किया था। इस घटना को नरसंहार की संज्ञा दी गई है।
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत में पेश हुए। नेतन्याहू ने अपने ऊपर लगे रिश्वतखोरी, विश्वास के उल्लंघन और धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी करार नहीं देने का अनुरोध किया है। म्यांमार सेना ने सत्ता के दुरुपयोग के लिए अपदस्थ नेता आंग सान सू की और उनके प्रशासन के सदस्यों के ऊपर चुनावी में धोखाधड़ी के नए आरोप लगाए हैं। हेती के विदेश मंत्री क्लॉड जोसेफ ने कहा कि तुर्की के अधिकारियों ने हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की जुलाई में हुई हत्या मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मोइसे की हत्या उनके निजी आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड को उम्मीद है कि साल के अंत से पहले बोइंग कंपनी 737 मैक्स उड़ानें फिर से शुरू हो जाएंगी। 2 घातक दुर्घटनाओं के बाद उड़ान सेवा को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। उत्तर कोरिया के स्टेट मीडिया के अनुसार नेता किम जोंग उन ने करीब 1 महीने से अधिक समय के बाद अपनी पहली सार्वजनिक दुनिया के सामने पेश हुए। उन्होंने चीन के साथ सीमा के पास बनाए जा रहे एक नए शहर और एक पर्वत का दौरा किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की आज से शुरुआत होने जा रही है। पहला मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। भारतीय T20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि भले ही भारत ने T20 विश्व नहीं जीता, लेकिन पिछले कुछ समय में टीम ने T20 में शानदार खेल दिखाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के सामने न्यूजीलैंड के रूप में पहली चुनौती होगी। द्रविड़ ने कहा कि वे टीम की फिटनेस और मानसिक सेहत पर विशेष ध्यान देंगे। आईसीसी ने 2024 से 2031 के बीच T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के मेजबानों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत भारत में 3 बड़े टूर्नामेंट होंगे। इसमें 2026 में होने वाला T20 विश्व कप, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में 50 ओवरों का विश्व कप शामिल है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड की सुपानिदा कैटथोंग को 21-15, 21-19 से पराजित कर जीत के साथ आगाज किया है। पुरुष एकल में दुनिया के 19वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 10वें नंबर के खिलाड़ी जापान के केंता सुनेयामा पर सनसनीखेज जीत दर्ज की। लक्ष्य ने रोमांचक मुकाबले में केंता को 21-17, 18-21, 21-17 से पराजित किया। पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की 6ठी वरीयता प्राप्त जोड़ी पहले दौर में हारकर बाहर हो गई है। भारतीय जोड़ी को मलेशिया के ओंग यू सिन और थियो ई के हाथों 17-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। अगले साल कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए चल रहे क्वालिफायर में विश्व विजेता फ्रांस ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। मंगलवार की देर रात खेले गए मुकाबले में फ्रांस ने फिनलैंड को 2-0 से हराने में सफलता पाई। नेदरलैंड्स ने 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विश्व कप क्वालिफायर में ग्रुप जी के एक मुकाबले में नेदरलैंड्स ने नॉर्वे को 2-0 से हराकर विश्व कप का टिकट कटाया। मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ के अंतिम समय में हुए। एक अन्य विश्व कप क्वालिफायर में विश्व की नंबर 1 टीम बेल्जियम को वेल्स के साथ 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है। इस ड्रॉ के बाद वेल्स को विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए अब प्ले ऑफ में खेलना होगा। दक्षिण अमेरिकी विश्व कप क्वालिफायर में ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हो गया है। इस मैच के ड्रॉ हो जाने के बाद ब्राजील शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अमेरिकी क्वालिफायर में ही बोलिविया ने उरुग्वे को 3-0 से हरा दिया है। इस हार के बाद उरुग्वे का विश्व कप में क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो गया है। बोलिविया के लिए हुआन कार्लोस ने 2 गोल किए। स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने WTA फाइनल के खिताबी मुकाबले में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में मुगुरुजा ने अपने ही देश की पाउला बडोसा को सीधे सेट में 6-3, 6-3 से हराकर फाइनल में स्थान बनाया। गत चैंपियंस रूस के दानिल मेदवेदेव लगातार दूसरी जीत के साथ साल के आखिरी टूर्नामेंट ATP फाइनल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मेदवेदेव ने अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 2 घंटे 35 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-7, 7-6 से पराजित किया। पहली बार ATP फाइनल्स में खेल रहे इटली के जेनिस सिनर ने प्रतियोगिता में शानदार जीत के साथ आगाज किया है। जेनिस सिनर ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज के खिलाफ 4 गेम गंवाते हुए 6-2, 6-2 से जीत दर्ज की।
राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर फिल्म बधाई 2 की रिलीज डेट बदलकर अब 4 फरवरी हो गई है। पहले ये फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली थी। जनवरी महीने में तेलुगु सिनेमा में 3 बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों में महामुकाबला होने वाला है। रामचरण, पवन कल्याण और प्रभास की फिल्में 7, 12 और 14 जनवरी को रिलीज होने वाली हैं। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म लाइगर में दुनिया के मशहूर हेवीवेट चैंपियन बॉक्सर रहे माइक टायसन के साथ 2-2 हाथ करते नजर आएंगे। पवन कल्याण और राणा दग्गुबती की तेलुगु फिल्म भीमला नायक 12 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आज रिलीज होने वाला है। Amazon प्राइम वीडियो ने तेलुगु क्राइम थ्रिलर दृश्यम 2 का ट्रेलर जारी किया है। दृश्यम 2 का प्रीमियर 25 नवंबर को होगा। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और पत्रलेखा 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। उनकी शादी न्यू चंडीगढ़ के ओबरॉय सुखविलास होटल में हुई। अमेरिकी गायक गीतकार टेलर स्विफ्ट ने अभिनेता से निर्देशक बने ब्लैक लाइवली के साथ मिलकर नया म्यूजिक वीडियो आई बेट यू थिंक अबाउट मी बना रहे हैं। ब्रिटिश गायिका गीतकार अडेल ने CBS टेलीविजन विशेष के दौरान अपने आने वाली एल्बम 30 से 3 नए गाने आई ड्रिंक वाइन, होल्ड ऑन और लव इज अ गेम की शुरुआत की। मेल गिब्सन अब निर्देशन में अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं। गिब्सन वार्नर ब्रोस की एक्शन फिल्म लीथल वेपन को निर्देशित करने जा रहे हैं। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।